दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो क्लासेस हैं उनका कंटिन्यूएशन हो रहा है और आज की इस क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है 11th क्लास की केमिस्ट्री में पूरा एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरा जो है वो 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं अलहदा। तो भाई 11th में भी और 12th में भी ऐसे चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ये बनती है कि भाई आपके फॉरेस्टर एग्जाम में भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे, इसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो कवर करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक्स्ट्रा हम उतना ज़्यादा डीप हमें नहीं पढ़ना, अगेन ऐसे कि हमें यहाँ पे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, ठीक है। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी मैंडेटरी हैं, ठीक है, जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द एग्ज़ाम काउंसलर। वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा इस ट्यूटोरियल का, इस क्लास का, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड करें। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कभी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले है आपका जो भाई पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल क्या चीज है? जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आपके सराउंडिंग में, भाई इतना ज्यादा बेसिक तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि आप जो है वो आपको एलिमेंट्स का भी नहीं आता है, एलिमेंट्स क्या चीज होती है। 10th में आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 11th-12th में नहीं पढ़ रहा है और 10th में पढ़ा है, और मैं उसी के एंगल से जो है वो आपको पढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से जो है वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, ये सारे एलिमेंट्स हैं, क्या है, ये एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में इन सभी एलिमेंट्स को उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जो है वो, अरे भाई ये पेन तो बहुत मोटा हो गया, सॉरी, उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है वो क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। उनके अलग अलग चीजों के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं वो तो हम आगे खैर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि भाई अल्कली मेटल्स जो हैं आपके, अल्कली मेटल्स कौन से कलर में हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो भाई यहाँ पे आपके जो अल्कली मेटल्स हैं ये इस वाले एरिया में ये सारे आपके अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम है, बेरियम है और रोडियम है, रेडियम है, सॉरी। तो उसके अलावा दोस्तों नॉन मेटल्स क्या है आपके, ये हैं आपके नॉन मेटल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लेंथेनाइड्स, ये भी आप देख सकते हैं, ये है आपके ये भी नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जो एक्टिनाइड्स है वहाँ ग्रीन में है, ठीक है। उसके अलावा और ऊपर चलेंगे तो ट्रांजिशन मेटल्स कौन से आपके, ये सारे आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनको हम ये भी बोलते हैं कि भाई ये एक ब्रिज मेटल्स हैं जो नोबल गैसेस और इसको पहले बनाते हैं इस S, P और D और F। ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो उसके अलावा मेटालॉइड्स भी जो है वो कुछ होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इस लाइन में जो है ये यहाँ पे इस कलर में जो है वो आपके मेटालॉइड्स हैं। बाकी आपकी हैलोजेंस भी आपकी, ये देखिए ये आपकी हैलोजेंस है। आपकी नोबल गैसेस भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपकी सबसे लास्ट पे जो है वो नोबल गैसेस हैं। अब इनको नोबल गैसेस नाम क्यों पड़ा है ये तो आगे हम इन डेप्थ में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मोटा जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर ही आपको मजा आएगा और फिर आप समझ आएगा, ठीक है। आपको मैंने पिछली क्लास में जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो होता है ये आपके एलिमेंट का क्या होता है, सिंबल होता है। मतलब इससे जो है वो क्या होता है, आपके एलिमेंट को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। PT जैसे कि प्लेटिनियम है यहाँ पे, तो इसको PT जो है वो इसका सिंबल है, यहाँ पे सिंबल लिखा गया है इसका। और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा होता है, इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, और नीचे क्या लिखा होता है, इसका
एटॉमिक मास लिखा होता है, ठीक है, और इसके नीचे जो है वो क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। ये चीज आपने याद रखनी है एक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, तो इसका मास नंबर क्या है यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो भाई ये तो सीरियल वाइज है, ये तो सीरियल है 5, ठीक है, बाकी सीरियल को आपने नहीं देखना। अब सबसे पहले आपके हैं अल्कली मेटल्स, इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स पहले ग्रुप में। अब जो सबसे पहले दोस्तों जो नीचे के लिए है ना, यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो इस तरह से नीचे की तरफ है, ये आपके सारे क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है, या आपके ग्रुप्स हैं इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा जब आप इस तरह से जाते हैं, ऐसे जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, ये आपके ग्रुप्स आते हैं, और जब इस तरह से आपके स्ट्रेट जाते हैं तो वो क्या आ जाते हैं आपके, वो पीरियड्स आ जाते हैं। पहले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। दूसरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तीसरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। चौथे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है ये बोरॉन फैमिली भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे जो लास्ट पे है नोबल गैसेज हैं, ये देखिए ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ये सारे ये नोबल गैसेज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये वाले, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इनके अपने अपने नाम है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई 1896 से पहले हमारे जो एलिमेंट्स हैं इस तरह से पीरियोडिक टेबल में इनको रखा गया है। क्यों रखा गया है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम को क्यों रखा गया है, हीलियम के बाद बेरिलियम को क्यों रखा गया, लिथियम को क्यों रखा गया, फिर बेरिलियम क्यों है, 5वें नंबर पे बोरॉन क्यों है, फिर कार्बन क्यों है, नाइट्रोजन क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए पढ़ी है, ठीक है। अब देखो भाई 1896 से पहले ऐसा कोई मतलब कोई इन्वेंशन नहीं थी प्रॉपर जिससे पता चलता कि भाई एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, या अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे उनकी अरेंजमेंट होती है। मतलब इस तरह से जो है वो आपके एलिमेंट्स के बारे में इस तरह का कोई ये नहीं था। लेकिन 1896 में बता रहा है कि भाई जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया। अब उसके हिसाब से क्या था कि अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अच्छा, ये चीज आपको बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम 90% लोगों को ये इसका मतलब ही पता नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे और उनकी अरेंजमेंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव ने कहा कि भैया जो हम इलेक्ट्रॉन्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, जो अभी ऊपर हम देख रहे थे पीरियोडिक टेबल में, उनकी जो सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे और उनकी अरेंजमेंट पे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पे जो है वो, और उन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, ठीक है। तो आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसके बाद बोलता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 पीरियड, देयर आर 7 पीरियड्स हॉरिजेंटल रोज। यहाँ पे इस तरह से हॉरिजेंटली अगर आप जाएंगे तो 7 पीरियड्स हैं और 8 वर्टिकल ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल में ये देखिए 7 पीरियड से इस तरह से आप देख सकते हैं, और 8 जो है वो हमारे किस तरह 8 हमारे क्या है, यहाँ पे देखिए देयर आर इन 8 ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। ये उस टाइम पे था कि भाई 7 तो पीरियड्स थे लेकिन 8 ही सिर्फ ऐसे ग्रुप थे, वर्टिकल कॉलम्स थे, और सिर्फ 63 ऐसे एलिमेंट्स ही थे जो उस टाइम तक नोन थे। मतलब आप ये मान लो कि जो 63 यहाँ पे कहाँ पे है, 63 यहाँ पे देखिए ये है, मतलब 63 यहाँ पे है लैंथेनाइड्स का। तो भाई मान के चलो आप सिर्फ यहाँ तक ही एलिमेंट्स जो है वो अब तब तक डिस्कवर हुए थे, उसके बाद के एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। और बोल रहा है कि उस टाइम पे 7 जो है वो हॉरिजेंटल रोज थे और वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। इस तरह से हॉरिजेंटल रोज इस तरह से तो 8 ये थे, 1 2 3 4। आज के टाइम पे तो 17 हैं, लेकिन उस 18 हैं, आज के टाइम पे 18 हैं, लेकिन उस टाइम पे तो जो है वो कितने थे, टोटल 8 थे। उसके बाद बोल रहा है कि देयर वर 7
उसके बाद मोस्ले ने फिर मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया और उसने प्रपोज क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अच्छा मेंडलीव के बाद मोस्ले आता है और वो मॉडिफाई करता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को, और उसके हिसाब से जो मॉडर्न उसने क्या दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसके हिसाब से क्या था कि प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, मतलब उसने डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। उसने बताया कि भाई जो पीरियोडिक यहाँ पे देखिए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उन्होंने भाई नहीं उनकी सेम डेफिनेशन दी, माफ कीजिएगा, बता रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनका भी यही कहना था कि भाई जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर। ठीक है, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी अरेंजमेंट पे। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी वो क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसको या तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कुछ भी उसकी चीज़ जो चाहे वॉल्यूम हो, उसके एग्जांपल जैसे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कई सारी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भाई कितने पॉइंट, कौन ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आयरन की बात करूं, आयरन को, लोहे को जब आप आग में डालते हो, लोहार के पास आपने देखा होगा वो जब आग में डालता है तो वहां से जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हीट देता है, एक बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसको वो गर्म करता है। जब उसको लगता है कि ये जो है वो गर्म हो चुका है, उसके बाद उसको हथौड़ा मारता है या उसको मॉडिफाई करता है फर्दर। तो कहने का मतलब इनका यही था कि भाई जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो मतलब आपका जो भी एलिमेंट है वो कितने पॉइंट पे पहुंच के कितना हीट आप कर रहे हो, कितनी ज़्यादा उसको हीट दे रहे हो और उसके बाद वो फिर गर्म हो रही है। ठीक है, कितनी ज़्यादा उसको कितना ज़्यादा उसको मतलब आप कितने पॉइंट पे वो मेल्ट हो। ठीक है, आपने मर्क्यूरी देखा होगा, Hg मर्क्यूरी आपके घरों में होगा, मतलब बीपी मशीन जो होती है उसमें आपने देखा होगा कि मर्क्यूरी होता है। अब मर्क्यूरी क्या होता है, वो लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। अब मर्क्यूरी से क्या होता है, मर्क्यूरी में आपने देखा होगा कि वो लिक्विड होता है। तो भाई कौन एक ऐसी मोमेंट भी आएगी उस लिक्विड को आप मेल्ट करोगे, उस मर्क्यूरी को आप मेल्ट करोगे, तो वो बताता है कि भाई वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी वो उसके कंपोजिशन को ही चेंज कर देती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या काम किया, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने सॉल्ट को क्या काम किया, डिसॉल्व कर दिया वाटर में। क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया वाटर में। तो गोया कि मैंने सॉल्ट जो है वो सॉलिड था और उसको सॉलिड से लिक्विड में मैंने घोल दिया, मिक्स कर दिया, तो दैट मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब बहुत सारी जैसे टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी क्या होती है, रिएक्टिविटी, कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव होता है, वो सारी चीजें उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था, जो मोस्ले ने दिया था, मोस्ले क्या कहता है कि जो ये 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो आपके इस तरह से आप जब आगे की तरफ चलते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से जब ये आपका चलता है, इस तरह से जब आपका ये पीरियोडिक टेबल में बोलता है कि हॉरिजॉन्टल जब चलता है आप इस तरह से, तो उससे क्या होता है, 8 वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से 7 तो आपके हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल कॉलम कितने हैं आपके नीचे की तरफ, कितने हैं आपके 8 वर्टिकल कॉलम्स है टोटल। उसने भी यही बताया। फिर उसने बताया कि भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, द प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, मतलब उनके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब 1 पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी, फिर 2 पे नहीं तो फिर 3 पे प्रॉपर्टी होगी, फिर 5 पे एक पर्टिकुलर वो उस तरह का बिहेव करेगा। इस तरह की जो है वो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद है एटॉमिक एंड आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन, ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब जो आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट के साथ ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। उसका एटॉमिक साइज कितना है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है उसका, एसिडिक है या बेसिक है, मेटालिक नेचर है या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ, आपके एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, the number of valence electron in the element increase from 1 to 8 on moving from left to right of the period। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये था कि जब आप लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट्स में वो बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल पे समझाता हूँ आपको। मतलब इसके कहने का मतलब ये था कि भाई 1 से लेकर 8 तक क्या होता है, यहाँ तक आपके एलिमेंट्स में क्या होता है, आपके वो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे ही आप लेफ्ट से मूव करते हो। तो मान लो ये उस टाइम पे जो है वो सिर्फ 8 ही ग्रुप से ऐसे वर्टिकल कॉलम थे इनके पास। ये बोल रहा है कि भाई उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं ऑन इंक्रीजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। अब देखो, जैसे पहले मेरा एलिमेंट पहले ग्रुप में था, फिर दूसरे में आया, फिर तीसरे में आया, फिर चौथे में, फिर 5th 6th 7th और 8th। ये बोल रहा है कि जब भी आप एक से मतलब इधर लेफ्ट की तरफ जाते हो तो आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेडी होते हैं आपका बॉन्ड बनाने के लिए, जो या तो लूज होने के लिए या फिर आपके गेन होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब उसी हिसाब से यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो है वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं और इंक्रीज होते हैं राइट लेफ्ट टू राइट। अच्छा, द एलिमेंट्स इन ए पीरियड हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, एलिमेंट्स जो पीरियड में होते हैं उनमें उनका क्या होता है, एटॉमिक एक कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, उनका क्या कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पहले एटॉमिक नंबर 1 होगा, फिर 2, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सो ऑन। ठीक है, the valency of a element increases from 1 to 4 and then decreases from 0 on moving left to right in a period। मतलब ये बोल रहा है कि जो वैलेंसी होती है एलिमेंट्स वो इंक्रीज हो जाती है 1 से लेकर 4 के बीच में और फिर डिक्रीज हो जाती है लेफ्ट टू राइट। मतलब 1 से लेकर 1 यहाँ पे देखिए, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब 1 से लेकर 4 की तरफ यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 की तरफ जो वैलेंसी होती है वो बढ़ जाती है, उसके बाद जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है 0 लास्ट के एंड तक, मतलब 4 जो 8 होते हैं 8 तक। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। उसके बाद बोल रहा है कि एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, reducing nature of element are and basic nature of oxide all decreases from left to right of the periodic। अच्छा, लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मेटालिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर होती है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड की वो सारी डिक्रीज हो जाती है लेफ्ट से लेकर कहाँ की तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जो नॉन मेटेलिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, ऑक्साइड्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो। ठीक है, इन ए पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, कैसे ग्रुप्स को कैरेक्टराइज किया जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भैया ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, इस तरह से आपकी जो
जो वर्टिकल कॉलम्स है आपके, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है आपके एलिमेंट्स की, वो क्या है, बोलता है कि वो सारे उनका सेम नंबर, उनके अंदर जो है वो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो पहला ग्रुप है आपका क्या, एल्कली मेटल्स का, दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तीसरा है आपका इसी तरह से जो ये ट्रांजिशन मेटल्स का चलता रहता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इनके अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। जैसे जितने हाइड्रोजन में होंगे उतने ही लिथियम होंगे, उतने ही सोडियम में होंगे, पोटेशियम में उतने ही होंगे। अब बताता हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब याद कीजिए दोस्तों, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाया था कि भाई देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका एटम होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन के उस एलिमेंट के अंदर इस तरह से शेल्स बने होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरह से जो है वो नाम चलता है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग शेल्स होते हैं मेरे दोस्तों, इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6। दैट मीन्स जो के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेरे, और एल शेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दैट मीन्स जो मेरा एल शेल है ये वैलेंस शेल है ऑक्सीजन का, मतलब ये आउटर मोस्ट शेल है मेरी ऑक्सीजन का, और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है, और 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके सेम होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अब उनके मतलब उनके ग्रुप्स में, जो आपके ग्रुप्स है, ग्रुप्स क्या है, इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ। इन ग्रुप्स में क्या होता है मेरे दोस्तों, इन ग्रुप्स में होता है आपके एक ही ग्रुप में, जो एक ग्रुप रखा गया है, एक ग्रुप में जो है वो वैलेंस शेल सेम होते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिथियम की एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल। तो पहले में शेल में 2 जाएंगे, इसमें 1 जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। चलो नीचे, उसके बाद सोडियम की तरफ बात करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पहले शेल में जाएंगे, 8 दूसरे शेल में जाएंगे, हो गए 10। तो 10 और उसके बाद कितना बचा, 1। ठीक है, अब ये एक जो सोडियम है, ये इस एक को स्टेबल होने के लिए इस एक को इसे लूज करना पड़ेगा, या फिर इसे 9 गेन करने पड़ेंगे। अब 9 तो गेन नहीं कर सकता है, इतना तो बोलेंगे भाई इतना इतना कौन सा उधार हम देने लग गए, या उतना कौन सा हम दे रहे हैं आपको, तो ये इसको ही लूज कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पोटेशियम की आप एग्जांपल लेंगे तो पोटेंशियल का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे आप देखिए 19 है। अब 2 8 8, तो 8 8 2 16 और 16 17 18। इसका मतलब ये हुआ कि 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, फिर एक बचा, हो गया 19। ठीक है, तो ये क्या है, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके सेम है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, और इस तरह से जो है वो आपका प्रोसेस चलता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपको मेरी बहुत बहुत जो है वो अच्छे से समझ आ रही होगी। उसके बाद बोलता है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटालिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट्स एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। टॉप से लेकर कहाँ के लिए, टॉप से लेकर बॉटम तक। ठीक है, उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, नॉन मेटेलिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, डाउन द ग्रुप, डाउन मतलब डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने की दोस्तों, इनको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन पहला एक एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का।
हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटोरियम। तो इसमें 3 जो है वो मास नंबर होता है, इसका 2 मास नंबर होता है और हाइड्रोजन का अपना मास नंबर 1 होता है। ट्रिटियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। बाकी हाइड्रोजन एक नॉन सपोर्टर है, किसका? कंबस्शन का और बर्न्स का। मतलब ये किसको, ये कंबस्शन को और मतलब जलने को, उन चीज़ों को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें फ्लेम नहीं लगती, जैसे आपके एलपीजी में अगर आप खुले मैदान में आप छोड़ देते हैं तो एलपीजी में आग पकड़ने का खतरा होता है, वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है। ठीक है, उसके बाद है मेरे दोस्तों कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? अब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का क्या क्या बनाता है? पहली बात तो ये कि भाई हाइड्रोजन जब H2 + O2, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये बनता है ये बनाता है H2O, वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है हाइड्रोजन का। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री और बॉयल, ये याद रखिएगा, ये टर्म्स छोटी छोटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो कहाँ पे आपका ये प्योर वाटर जो आपका कहाँ पे हो जाता है? 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है और बॉयल हो जाता है 100 डिग्री पे। तो एबनॉर्मल जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका जो है वो क्या होता है? एबनॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बाकी वाटर जो है वो हमारा पोलर कंपाउंड है जिसमें हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज 81, और इसकी प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जब आप क्या करते हो? टर्न करते हो ब्लू से टर्न्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बाकी वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें हर एक चीज़ जो है वो डिजॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी फ्रॉम H बॉन्ड एंड पोलर नेचर। अब वाटर में हर एक चीज़ क्यों डिजॉल्व हो जाती है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट के रीज़न यही है कि भाई एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वाटर में हर एक चीज़ डिजॉल्व हो जाती है और दूसरा इसकी एक पोलर नेचर होती है, इस वजह से भी। बाकी वाटर का जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा हाई हीट एफिशिएंसी, स्पेसिफिक हीट होती है और इसी से क्या होता है? वाइडली यूज एज कूलेंट, इसको कूलेंट का भी यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों वाटर विच हैज लेदर विच फॉर्म लेदर विद सोप, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट, जो सोप के साथ सॉफ्ट मतलब लेदर बनाता है उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। बाकी जो फॉर्म्स डज नॉट फॉर्म लेदर, जो नहीं बनाता है उसका हम बोलते हैं हार्ड वाटर। बाकी हार्डनेस क्या होती है? वो प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है। मतलब जब आपके बाइकार्बोनेट्स और क्या होते हैं आपके मैग्नीशियम वगैरह, बाइकार्बोनेट्स कार्बन और मैग्नीशियम के किस में प्रेजेंस होते हैं? उनकी प्रेजेंस की वजह से जो है वो ऐसा होता है, वाटर हार्ड होता है। वाटर की हार्डनेस आपने देखा होगा कि जब भी आप सर्दियों में ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब आप ठंडे पानी से जब कपड़े धोते हो तो आपके कपड़ों में मैल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो वाटर क्या है होता है, वो हार्ड होता है। और उस पानी में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, उसकी हार्डनेस की वजह से क्या होता है कि उसमें क्लोराइड और मैग्नीशियम यहाँ पे जो है ड्यू टू प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस की वजह से जो है वो उसकी परमानेंट हार्डनेस होती है। बाकी उसके अलावा दोस्तों रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कैसे रिमूव किया जाता है हार्डनेस को? वाटर से। इसको रिमूव किया जाता है बाय बॉइलिंग और एडिंग लाइम क्लार्क्स प्रोसेस। मतलब पानी को या तो सिंपल जो हार्ड वाटर होता है इसको आप क्या करो, इसको आप सिंपल क्या करो, बॉयल करो, या फिर एडिंग लाइम वाटर ऐड करो। परमानेंट हार्डनेस को जो है वो कहाँ से रिमूव किया जाता है? बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 वॉशिंग सोडा और कैलगोन हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P4O18 और जियोलाइट जो है वो क्या करता है, और इसी तरह से प्यूरिमेट और सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये जो है वो इसकी एग्जांपल है। इससे जो है वो वाटर की मतलब हार्डनेस रिमूव की जाती है। बाकी सी वाटर, प्योर वाटर को जो है वो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए से जो है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर होता है आपका D2 है,
ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 20 होता है और ये एक ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैवी हाइड्रोजन का। इसको यूज़ किया जाता है एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, याद रखिएगा। बाकी हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसका जो है वो ऑक्सीजन इज -1, तो उसके बाद बोल रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन -1 है, -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये बोल रहा है कि विच इज़ एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी H2O2 बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी लेड पेंटिंग जो है वो फेमस हो जाती है, बिकम्स ब्लैक हो जाती है रेड पेंटिंग हवा में, क्योंकि उसकी वजह से PBS की वजह से, ठीक है। एंड H2S लेड सल्फेट, PBS क्या होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं लेड सल्फेट। और H2S जो क्या होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं H2O2 में, इन विच इज यूज टू वॉश इट, ठीक है। H2O2 जो है वो क्या करती है ऑक्साइड्स को, H2O2 ऑक्साइड PBS एंड PbSO4। बाकी यार फिर होता है आपके एक्वाफायर्स। एक्वाफायर क्या होता है, ये एक अंडरग्राउंड लेयर होती है, जो लेयर होती है वाटर बियरिंग परमिएबल रॉक की, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा पानी पी रहा था, गला सूख जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या था कि बोल रहा है कि क्ले लेयर्स जो होती हैं वो पुअर एक्वाफायर्स होती हैं, क्योंकि उनमें क्ले मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेंस मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी होता है जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स से, मतलब जब भी मेटल्स हमारे ओरिजिनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपकी खानों में, बड़ी बड़ी खानों में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम उन खानों से उनको निकालते हैं, उनके ओर से उनको हम निकालते हैं, तो उससे उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। मतलब खानों से तो हम ओर्स को निकालते हैं ना, फिर ओर से फर्दर जब हम मेटल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम मेटलर्जी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेटलर्जी, मेटल्स कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इन नेचर। तो भाई मेटल्स जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अकर कर सकते हैं। और बाकी गैंग्यूआर मैट्रिक्स क्या है, एक इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे काइंड ऑफ वो एक जंग जैसा होता है इनके साथ, ठीक है। बाकी रोस्टिंग जो एक प्रोसेस होता है जो आप हीटिंग ओर, जिसमें आप ओर को हीट करते हो और उससे क्या होता है, अक्सर जो हवा होती है उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ फोर इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जहाँ पे आपके मेटल को लिया जाता है और वहाँ से आपको उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है ओर को, और इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो है वो क्या किया जाता है, फ्लक्स इज एडेड टू द गैंग्यू और टू कन्वर्ट इनटू स्लैग। तो फिर उसके बाद फ्लक्स उसमें ऐड किया जाता है, और उसके बाद ओर्स जो है वो क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड वेरी फास्टली। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स और उनके यूजेस। सोडियम क्या है, सोडियम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, इसको हम चाइल्ड साल्ट पेटर भी बोलते हैं, और उसके अलावा बोरॉक्स भी बोलते हैं, टिनकल और सुगा कार्सिनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब सोडियम के जो सारे कंपाउंड्स हैं, ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है, इनको याद रखना है आपने। मैग्नीशियम के क्या है इंपॉर्टेंट, ऐसे मैग्नीसाइट होता है, एबिस्टोस होता है, कार्नालाइट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद पढ़ोगे। उसके अलावा दोस्तों एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। मतलब जब मेटल प्लस मेटल मिले, जब दोनों मेटल मिल जाते हैं तो वो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, वो एलॉय बनाते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। बाकी यार सोल्डर होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उनके मेटल्स और उनके एलॉयज और उनकी यूजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोल्डर होता है, ब्रोंज होता है, टाइप मेटल होता है,
बेल मेटल होता है, गन मेटल होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद होता है दोस्तों एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि पहले ग्रुप का जो एल्कली मेटल्स हैं, जो डाउन द ग्रुप, यहाँ पे मैं एक बार आपको इमेज दिखा देता हूँ, एक बार फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पहले एलिमेंट्स, पहले ग्रुप के एलिमेंट नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देखें पहले ग्रुप के एलिमेंट एक सेकेंड, मेरा पेन क्यों नहीं आ रहा यार। हाँ, पहले ग्रुप के एलिमेंट, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट, डाउनवर्ड, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, एल्कली मेटल्स के बारे में। अब एल्कली मेटल्स जो है वो क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स यहाँ पे बोल रहा है कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एल्कली मेटल्स, ऐसे मतलब ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। और ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये मतलब ये मेटल्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम जो है वो सबसे हाईएस्ट मेटल होता है, लाइटेस्ट मेटल होता है। बाकी अल्कली मेटल्स को कहाँ किया जाता है? स्टोर किया जाता है केरोसिन में, ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। मतलब मिट्टी के तेल में उनको स्टोर किया जाता है अल्कली मेटल्स को, नहीं तो उनमें जंग लग सकता है, वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। बाकी लिथियम जो है वो, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे आप देखिए ज़रा, मैं आपको एक बार ये जूम इन करके दिखाता हूँ। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, ये इस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह का जो है वो लिथियम और बोरॉन, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम का जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम थे, सॉरी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सोडियम को क्या किया जाता है? येलो लाइट लैंप्स में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपका सोडियम है उसको एज कॉमन साल्ट भी यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को कहाँ पे यूज किया जाता है? साबुन बनाने में काम आता है, डाइज और इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल सिल्क, उसके अलावा उसमें जो है वो काम आता है, ठीक है। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा इसको कहाँ किया जाता है? किचन में फॉर मेकिंग फूड की, तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है मतलब किचन में खाने को क्रिस्पी और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होती है? इसमें भी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटासिड की बीइंग अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ठीक है, एंड स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। बाकी इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ये क्या है? ये एक वॉशिंग सोडा है जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, वॉशिंग पाउडर। अच्छा, वॉशिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं अपने दोस्तों घरों में, वहां पे किस चीज का यूज होता है? यहाँ पे आप देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये एक रनिंग इंग्रेडिएंट है एंटासिडेंट का। बाकी जो अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीज। तो ये इससे भी जो है वो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है इस एंटासिड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इट इज़ आल्सो यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों, हाँ, सोडियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल साल्ट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ, नीचे दिए गए ऑप्शन में से ग्लोबल सॉल्ट क्या है? तो आपने बोलना है सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2O। इसको यूज किया जाता है पुर्गेटिव। बाकी सोडियम सल्फेट जो होता है आपका, सोडियम थियोसल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफी में एज ए फिक्सिंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव्स द अनडिकम्पोज AgBr, ठीक है। उसके अलावा है दोस्तों दूसरा ग्रुप, ठीक है। दूसरा ग्रुप के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो दूसरा ग्रुप हो रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड आपने याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रखना है आपने। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडॉन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनको हम ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कैल्शियम जो है वो
इस फैमिली का बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, मतलब जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ का, जो एक हरा पत्ता होता है उसकी, इसकी पिगमेंट में क्या होता है आपका प्रेजेंट? आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। बेरिलियम क्या करता है? बेरिलियम उसी तरह का वो अल्टरनेट यहाँ पे एक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। MgOH को क्या बोलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। बीइंग विद ए वाइल्ड वेस्ट इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, इसको हम एंटासिड यूज न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड। बाकी MgSO4 को यूज किया जाता है मॉडरेटर इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। डाई करने में, टैनिंग करने में, इस इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम भी बोलते हैं। ये क्या हिसिंग साउंड देता है जब इसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये स्लैग लाइम एटसेट्रा, ठीक है। इसको यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और सच एज डाइंग एजेंट फॉर एमोनिया एंड अल्कोहल। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में आप ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी कैल्शियम उसको जब आप डिप करते हो वाटर में तो बबल इवॉल्व हो जाते हैं। बाकी कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक जिप्सम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CaSO4 ट्वाइस H2O। इसको लूज किया, लूज क्या करता है? 2/3 पार्ट ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन हीटेड एट 120 डिग्री, ठीक है। इसको क्या किया जाता है? नाम किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 H2O, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद बोलता है जिप्सम क्या होता है दोस्तों? जिप्सम को यूज किया जाता है बिल्डिंग प्लास्टर्स के काम और एनहाइड्रस CaSO4 बनाने में। एनहाइड्रस CaSO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब जो हाइड्रेशन को खत्म करता है, यानी कि जो भी कोई गीली चीज होता है उसको डिहाइड्रेट जो है वो कर देता है। कहाँ पे? इन द मिक्सचर ऑफ अमोनियम सल्फेट, ठीक है। बाकी बेसिस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एक वाइट पाउडर है जो सेट करता है हार्ड मास कॉल्ड जिप्सम ऑन हाइड्रेशन विद वाटर, ठीक है। बाकी सीमेंट जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम होता है, इनको जो है वो इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। बाकी रॉ मटेरियल यूज फॉर इट्स प्रिपरेशन आर लाइमस्टोन एंड क्ले। इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है? लाइमस्टोन और क्ले किया जाता है, ठीक है। बाकी यार जो सीमेंट मिक्स्ड होता है पानी के साथ, द सेटिंग ऑफ द सीमेंट टेक्स प्लेस टू गिव अ हार्ड मास, दिस इज रिजल्ट ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। बाकी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है आपका सिलिकेट्स का और एल्यूमिनियम, कैल्शियम और अमाउंट ऑफ जिप्सम, ठीक है। तो कैल्शियम को कंपोजिशन जो पोर्टलैंड है, ठीक है, इसकी क्या है? पोर्टलैंड की कंपोजिशन क्या है? ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा सिलिका के यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या है सीमेंट की, यहाँ पे ये भी आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। बाकी एल्युमिनियम इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इनटू द सीमेंट, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स एंड लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों। बाकी मुझे लगता है यार आज की क्लास यहीं तक करते हैं, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे होपफुली। तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होता है कमेंट में पूछिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम कोर्स को आप ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, आबाद रहें, ठीक है।